लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है हमारे ग्रामीण गुरु के इस चैनल में। और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया प्रसंग, एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। और ये प्रसंग आज के दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो अपने आप को शिक्षित वर्ग समझते हैं उन लोगों के लिए। क्योंकि हम लोगों की जो एक धारणा बन गई हुई है आज के परिवेश में कि पश्चिमी सभ्यता हम लोगों से कई मामलों में बहुत अच्छी है, और हम लोग जो कि वैदिक सभ्यता को अपनाने वाले लोग हैं वो पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं उनसे बहुत मायनों में पीछे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं आपको ये यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि हमारी सभ्यता पहले भी बेहतर थी, आज भी बेहतर है और कल तो और बेहतर होगी अगर हम अपनी पहले वाली सभ्यता को, मतलब अतीत वाली सभ्यता को बेहतर ढंग से परिलक्षित करते हैं, उसको समझते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि गोत्र क्या होता है। जो सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में जो गोत्र की चर्चा होती है, समगोत्री शादी नहीं हो पाती है, शादी हमेशा विषम गोत्र में ही हो पाता है, ऐसा क्यों? दूसरा कि लड़कियां अपने मायके से जब ससुराल होता है, ससुराल वालों का वही उसका गोत्र बन जाता है, मायके का गोत्र उसका नहीं रह पाता है, ऐसा क्यों? ये क्रोमोसोम थ्योरी एक्चुअली में क्या है और गोत्र विभाजन, इससे इसका क्या कनेक्शन है, ये दोनों में क्या कोरिलेशन है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आपके सामने आए हैं और इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रसंग आप सब लोगों के लिए लाभकारी होगा, विशेष रूप से हमारे युवा वर्ग के लिए और ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि युवा वर्ग अपने आप को डिरेल कर चुके हैं, अपने आप को अपनी संस्कृति से अलग समझ रहे हैं। तो ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि वैदिक विज्ञान अपने आप में एक महान विज्ञान है। और आज से सदियों पहले जब पश्चिमी सभ्यता, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो आज हम लोगों के लिए हमारे सर चढ़कर बोल रहा है, तो वो सभ्यता कुछ भी नहीं थी, अंधकार में गर्क थी, डूबी हुई थी। उस समय हमारे महर्षि, हमारे ऋषि मुनि वो गोत्र के ऊपर अनुसंधान कर रहे थे, बल्कि गोत्र को प्रतिपादित कर चुके थे। नारी संशोधन करके उन्होंने गोत्र का प्रतिपादन कर दिया था। और यही गोत्र जो आज हमारी आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है, जिसको हम पश्चिमी रूप से पढ़ते हैं, जिसको आज क्रोमोसोम थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, ये एक्चुअली वही गोत्र विभाजन का जो सूत्र है, जो सिद्धांत है, उस पर ही काम करता है। तो एक्चुअली नकल हम लोगों ने नहीं करी है, बल्कि उन लोगों ने हमारी नकल करी है। और इसका गवाह केवल आज की यह वीडियो नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे। आप नालंदा विश्वविद्यालय को देखे हुए हैं, मतलब पढ़े हुए हैं। आपने तक्षशिला विश्वविद्यालय को पढ़ा है, समझा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं यह बताती हैं हमें कि हम बहुत ज़्यादा समृद्ध थे। संस्कृति, साहित्य और विज्ञान, इन सबों को लेकर हम बहुत ज़्यादा प्रखर थे, बहुत ज़्यादा अपने आप में विकसित थे। तो आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम थ्योरी यानी गोत्र जो विभाजन होता है, गुणसूत्र का जो फॉर्मूला है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक फिगर है और ये एक फिगर है। ये निश्चित रूप से पुरुष को सूचित कर रहा है और ये स्त्री को। हम जानते हैं, आप जानते होंगे कि एक स्त्री में क्रोमोसोम XX होता है। एक स्त्री में जो क्रोमोसोम होती हैं वो XX होती हैं, XX फैक्टर होता है, और एक पुरुष में XY फैक्टर होता है। अब हम आते हैं कि ये गोत्र किस रूप में काम करता है, क्यों हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने गोत्र को क्यों क्लासिफाई किया, उसका विभाजन क्यों किया, क्यों उन्होंने प्रतिबंधित किया, क्यों उन्होंने निषेध किया कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो। समगोत्री विवाह को उन्होंने क्यों प्रतिबंधित किया, क्यों उनका निषेध किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि अगर
ये दोनों मतलब एक लड़का एक लड़की, एक पुरुष एक महिला का समागम होता है शादी पश्चात, तो एक पुत्र अथवा एक पुत्री, इन दोनों में से किसी एक संतान की उत्पत्ति होती है। अगर पुत्र होता है तो डेफिनेटली जैसा ये पुरुष है वैसा ये पुरुष बनता है। तो पुत्र में XY क्रोमोसोम होंगे, जबकि पुत्री जन्म लेती है तो डेफिनेटली जैसा ये है XX ये महिला, वैसे ये पुत्री जो है वो महिला बनती है। तो इसमें XX क्रोमोसोम्स होते हैं। अब सवाल ये आता है कि जैसे ही पुत्री का जन्म होता है तो पुत्री के जन्म में आप देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ये दोनों समान क्रोमोसोम्स हैं। तो जब समान क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो एक गांठ की रचना होती है, एक क्रॉस ओवर जो है कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये क्रॉस ओवर जो कंस्ट्रक्ट होगा, चूंकि ये समान है तो पूर्ण रूप से क्रॉस ओवर कंस्ट्रक्ट होता है, गांठ बनता है, जिसमें ये जो गांठ बनेगा इसमें आधी गुण 50% इस क्रोमोसोम्स की होगी, मतलब पुरुष पक्ष की होगी, और 50% महिला पक्ष की होगी। जब समान क्रोमोसोम्स बनते हैं तो क्रॉसओवर का निर्माण होता है, और वहां पे 50%, क्योंकि दोनों XX होता है और XX का फैक्टर होता है पुरुष का और एक X का फैक्टर महिला का, तो उसमें मैक्सिमम जो है वो आधा आधा गुण दोनों का लिए हुए वो बच्ची होती है। ये अमूमन आप देखते भी होइएगा। ठीक इसी प्रकार जब यहां से पुत्र का निर्माण होता है तो पुत्र के निर्माण में भी यही कुछ संरचना होती है, लेकिन Y फैक्टर जो केवल पुरुष में पाया जाता है, इसकी वजह से यहां पर जो चूंकि और असमान है, आप देख रहे हैं कि XY फैक्टर है तो ये असमान क्रोमोसोम्स हैं, तो गांठ तो बनती हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाती हैं। और पूर्ण नहीं होने के वजह से होता क्या है कि ये Y फैक्टर जो आप देख रहे हैं, ये Y फैक्टर ज्यों का तो इंटैक्ट रह जाता है, जैसा है वैसा ही रह जाता है। मतलब इसकी जो भागीदारी होती है वो सर्वाधिक होती है और X की भागीदारी कम हो पाती है, जिसकी वजह से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 95+% कहिए उसको, 95+% पुत्र में पिता का गुण होता है, और 5 से कम प्रतिशत, -5 मतलब 5 माइनस के लिए प्रतिशत जो है 5 से भी कम प्रतिशत, हम 5 मान लेते हैं कि 5 से कम प्रतिशत भी ये महिला का मतलब माँ का गुण पुत्र में समाहित होता है। और ये अमूमन आप देखते होइएगा, अवलोकित करते होइएगा कि एक पुत्र बेसिकली ज्यादा से ज्यादा कहिए या कार्बन कॉपी कहिए अपने पिता का होता है, और पुत्री दोनों की हाफ जो है वो कार्बन कॉपी होती है। तो आप यहां इस चीज को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से पुत्र और पुत्री के गुण का निर्धारण किया जाता है गुणसूत्र के द्वारा ही। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस पे कि गुणसूत्र और गोत्र दोनों में भाषा की भी समानता है। वो किस प्रकार है, तो गुणसूत्र से गुण निकाल लीजिए और त्र निकाल लीजिए, और यही चीज हो जाता है किसमें, तो ये गोत्र कहिए या गोत्र कहिए, तो ये गोत्र त्र इसका और गो इसका, ये गोत्र बन जाता है। गुणसूत्र ही गोत्र का परिचायक होता है, गुणसूत्र ही गोत्र को ट्रेस करता है। अब सवाल यह उठता है कि किस प्रकार से लड़की अपने मायके के गोत्र को संवहित नहीं करती है, वो अपने ससुराल पक्ष के गोत्र को संवहित करती है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब भी मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा। अब चूंकि ये लड़की जब चली जाती है मायके, तो मायके जाने के बाद इसके द्वारा जो संतान उत्पत्ति होगी, क्योंकि ये तो 50% गुण लेकर ही जा रही है अपने पिता जो हम फिर एक चीज और आपको बता दें कि हमारे ऋषि मुनियों ने
जो गोत्र का कंसेप्ट दिया, जो गोत्र का सिद्धांत दिया, उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो इस वाई क्रोमोजोम को ट्रेस करना। क्योंकि ये वाई क्रोमोजोम अपने अंदर 95% से अधिक क्रोमोजोम यानी गुण ये लेकर अपने आप को संवहित करती है। तो इसको ट्रेस करना ही मात्र उनका उद्देश्य था, और गोत्र का भी उद्देश्य मात्र और मात्र यही है कि ये वाई क्रोमोजोम कहां तक चलता है। तो ये अनवरत आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको अभी रोक के इस पर थोड़ा चर्चा करता हूं। जैसे आपको ध्यान होगा, बहुत सारे गोत्र होते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास वत्स गोत्र है, कश्यप गोत्र है, पराशर गोत्र है, कात्यायन गोत्र है, बहुत सारे गोत्र हम लोगों के पास हैं। तो इन सभी गोत्रों में आप देख रहे हैं कि सभी गोत्र जो है किसी न किसी ऋषि मुनि के नाम पर आधारित है, आश्रित है। तो वो ऋषि मुनि कब हुए थे और वो गोत्र आज तक हम लोग संवहित करके ढोते हुए आगे की ओर चल रहे हैं। तो ये जो वाई क्रोमोजोम है, कहने का तात्पर्य, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जो गोत्र है वो कश्यप गोत्र है, मतलब कि उस व्यक्ति के अंदर ये वाई क्रोमोजोम है। तो इस वाई क्रोमोजोम का जो मूल स्रोत हुआ वो कौन हुआ? तो वो हो गए कश्यप ऋषि। किसी के पास पराशर गोत्र है, मतलब उसके अंदर जो वाई क्रोमोजोम की संख्या है, जो वाई क्रोमोजोम है वो पराशर ऋषि की जो क्रोमोजोम है वो हम लेकर उसको संवहित कर रहे हैं, आगे की ओर ले जा रहे हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य जो है गोत्र का वो है वाई क्रोमोजोम को, यानी वाई गुणसूत्र को आगे की ओर ट्रेस करना कि ये कहां तक जा रहा है। और इसी आधार पर आधारित होता है हमारे आज की जो कुल परंपरा है कि कुल में कोई नाम लेने वाला हो, मतलब कोई लड़का जन्म ले। अगर आपके पास 4-5 बेटियां होती हैं किसी भी परिवार में, किसी भी दंपति के पास, तो वो विचलित हो जाते हैं कि भाई मेरे पास तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा, मतलब हमारे कुल की जो गरिमा है वो आगे की ओर कैसे बढ़ेगी। तो इसमें केवल यही एक राज छुपा होता है कि उनकी जो क्रोमोजोम है, मतलब वो जो व्यक्ति विशेष, पुरुष विशेष जो है, उनकी जो क्रोमोजोम है, उनके पितरों की जो क्रोमोजोम्स है वो आगे की ओर कैसे जाएगी, इसलिए वो चिंतित रहते हैं। तो यही गोत्र का मुख्य उद्देश्य है कि इस क्रोमोजोम को आगे की ओर कैसे संवहित किया जाए, कैसे इसको आगे की ओर ले जाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, विकसित किया जाए। तो हम इसको फिर रोकते हैं, अब इस पर आते हैं कि ये एक लड़के के द्वारा ही क्यों होता है, लड़की के द्वारा क्यों नहीं होता है। क्यों लड़की को अपने घर से दूसरे घर में जब भेजा जाता है, पानी ग्रहण जो करवाया जाता है, तो उस स्थिति में पिताजी उस लड़की का कन्यादान करते हैं या माता उसकी कन्यादान करते हैं, और कन्यादान करने के संदर्भ में वो जो पिता का अंश होता है 50% का, पिता का अंश 50% और माता का अंश 50%, तो पिता अपने अंश का दान कर देता है। पिता अपने अंश का 50% दान करके ससुरा वाले पक्ष को दे देता है, जबकि माता अपने अंश का दान नहीं करती है। या यूं कहें कि कभी कभी माता कन्यादान करती हैं तो पिता अपने अंश का दान नहीं कर पाता है और माता अपने अंश का दान करता है। तो वो 50% जो बचा होता है अंश का दान, वो ही 50% लड़कियों को मायके के साथ जोड़े रखता है। खैर, इस पर हम बाद में जाएंगे। तो मान लीजिए कि इस लड़की की शादी होती है और इस लड़की से भी एक लड़की का जन्म होता है। तो इससे एक लड़की का अगर जन्म होगा, एक पुत्री यहाँ पर जन्म लेगी, तो डेफिनेटली इस पुत्री में भी इस जो दंपति का होगा इसका 50% गुण होगा। तो 50% गुण मतलब इस 50 का 50%, 50 का 50% मतलब इस पुत्री में, इस लड़की में मात्र 25% गुण ही आया क्रोमोसोम का। ध्यान देंगे। फिर इस पुत्री की शादी होती है और इससे फिर एक पुत्री का जन्म होगा अगर, तो इस पुत्री का जो गुण होगा 50%, इसका 50%, यानी 25% का 50%, तो ये कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। फिर एक पुत्री का जन्म होता है अगर, तो इस पुत्री का 50%, तो हो जाएगा 7.5% ऐसे करते हुए 7वीं पीढ़ी तक ये जो है वो 1% से भी कम हो जाता है। इस पुत्री के अंदर जो क्रोमोसोम की जो डीएनए चलती है, जो संवहित होती चलती है इनके द्वारा, तो ये 7वीं पीढ़ी तक होते होते नगण्य के बराबर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है
कि हम 7 जन्मों तक का रिश्ता रखते हैं। मतलब हमारी जो पीढ़ी होंगी ना, वो 7 जन्म तक हमको संवहित करेंगी, हमको लेकर चलेंगी, हमारे उस डीएनए को, हमारे उस क्रोमोसोम्स को लेकर चलेंगी साथ साथ। तो ये होता है कि 7 जन्म होते ही, 7 पीढ़ी होते ही या 8वें पीढ़ी तक मैक्सिममली ये डीएनए खत्म हो जाएगा। मैक्सिममली 7वें पीढ़ी तक में ये डीएनए जाके 8वीं पीढ़ी तक में ये क्रोमोसोम जाके खत्म हो जाएगा। किसके द्वारा? तो इस लड़की के द्वारा। इसी कारण कुल की जो बात बनती है, कुल की जो नाम और ख्याति होती है, वो लड़कियों के द्वारा न होकर लड़कों के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि लड़के में जो गुण होता है उसके बाप का, उसके पिता का, वो 95+ % होता है। मतलब वो 95% से भी अधिक होता है। अब अगर इसकी शादी होती है और इसका पुत्र जन्म लेता है, इसको जरा देख लेंगे, तो इसका 95% जाएगा, फिर इसका 95% जाएगा, फिर इसका 95% जाएगा। मतलब ये 50% से तो ज्यादा ही ज्यादा जाता जाएगा, और ये बहुत लंबा चला जाता है। ये जो चीज है वो लंबा चला जाता है, क्योंकि हमेशा लड़के अपने पिता के कार्बन कॉपी के रूप में ही जाने जाते, देखे जाते। अब देखते होइएगा कि एक पिता का जो बच्चा होता है, वो जिस प्रकार से उसके पिताजी हरकत करते हैं, मतलब जैसी उनकी गतिविधि होती है, क्रियाकलाप होती है, ठीक उसी प्रकार से बच्चे के भी होता है। चलना, हंसना, बोलना, खेलना, बातचीत करना, कोई एक्टिविटी जैसे कान खुजाना, आंख मारना, या फिर किसी प्रकार की एक्टिविटीज जो उसके पिता करते आ रहे होते हैं, उसी प्रकार से वो लड़का भी करता है। माँ के प्रकार का एक्टिविटी कोई भी लड़का नहीं करता है, बहुत कम करता है। हाँ, मुखाकृति मिलती है, माँ से लड़के की मुखाकृति जरूर मिलेगी, लेकिन गुण नहीं मिलेगा। तो ये केवल और केवल वाई क्रोमोसोम्स के कारण होता है। तो मैं समझता हूं कि आज की जो टॉपिक हमने जो डाली है, ये जो गुणसूत्र का जो टॉपिक है, क्यों पाणी ग्रहण में मायके पक्ष का गोत्र लड़की नहीं लेती है, क्यों लड़की ससुराल पक्ष का गोत्र लेकर आगे की ओर बढ़ती है, क्यों लड़के के लिए इतने लोग व्याकुल होते हैं, तो इन सब चीज़ों का शायद आपको समुचित उत्तर आज मिला होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और नए वीडियो के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊँगा नए वीडियो को लिए हुए। तब तक के लिए आप लोगों से अनुमति लेता हूं। नमस्कार।